बंद कर दीजिए, मोबाइल फोन पे बात आधे में रोक दीजिए और मेरी ओर रुख कीजिए। कहानियों के शहर में स्वागत है आपका। 93.5 रेड एफएम पर यह है द नीलेश मिश्रा शो। इसे आंखें बंद करके देखो। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सतरंगी। वो हवेली मधुपुर के आखिरी छोर पर सीना ताने खड़ी थी। नाम था हेस्टिंग्स हाउस। मधुपुर जाने वाली एकमात्र टूटी फूटी सड़क भी 18वीं सदी में बने हेस्टिंग्स हाउस आने से ऐन पहले उस जंगल में जाकर ठिठक जाती थी जहां कभी हवेली का बागीचा हुआ करता था। बागीचा अब उजड़कर झाड़ झंखाड़ में तब्दील हो गया था। हवेली की हालत खस्ता थी और उसे मरम्मत की भारी दरकार थी। गांव का कोई आदमी उधर फटकता भी नहीं था, यहां तक कि चरवाहे अपने मवेशियों को भी उधर जाने से रोकते, क्योंकि हेस्टिंग्स हाउस के पास 2-3 कब्रें बनी थीं और लोगों को लगता था कि उन्हीं कब्रों में से किसी एक का प्रेत उस हवेली में मंडराया करता है। हवेली के मालिक थे बाऊजी। बाऊजी इलाके के बड़े जमींदार थे और शहर में रहते थे। जब से लाल झंडे वालों ने जमींदारों की जमीन पर कब्जा करके जबरिया खेती शुरू की और नारा दिया, जो जमीन को जोते बोए सो जमीन का मालिक होए, तो बाऊजी को अपनी जमीन बचाने के वास्ते शहर छोड़कर मधुपुर लौटना पड़ा। बाऊजी लौटे तो उनके सपूत चंद्रमोहन और बिटिया विभा साथ आए थे। विभा यूं तो शादीशुदा थी, लेकिन उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं थी। वो मायके में ही रहकर दिन रात अपने पति, सास ससुर, नंदों और देवर की चिताओं का धुआं देखने के बाद ही भरपेट खाने और भर आंख सोने की कस्में खाया करती। राम राम करके हवेली रहने लायक हो गई और इन्हीं दिनों गर्मियों के लगन में चंद्रमोहन जोशी का ब्याह हो गया। चंद्रमोहन की ब्याहता थी सतरंगी। रंग रूप देखने भालने में बिल्कुल चंद्रमोहन की उलट। चंद्रमोहन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था और सतरंगी वो कहानियां कविताएं लिखती और ज़हीन इतनी कि पूरे कॉलेज में सब जानते थे कि वो जिंदगी में कुछ करेगी। लेकिन जिंदगी में कुछ ट्विस्ट ऐसे आते हैं कि जो सोचा होता है वो कभी होता ही नहीं है। सतरंगी की माँ की जिद और पिता के रौब दाब के आगे कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी में सतरंगी को और तो कुछ करने की छूट नहीं मिली, चटपट शादी जरूर करा दी गई। और फिलहाल सुहाग सेज पर सतरंगी चंद्रमोहन का इंतजार कर रही थी। चंद्रमोहन आया तो नशे से उसकी आंखें लाल थीं। उसने घूंघट उठाकर देखा तो सतरंगी शर्मा गई। उसके कॉलेज में सब लड़कियां ऐसे ही दूल्हे के बारे में तो बातें करती थीं, टॉल, डार्क, हैंडसम। लेकिन चंद्रमोहन के मुंह से आने वाली बदबू के भपके ने सतरंगी को परेशान कर दिया। चंद्रमोहन बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा और उसके वापस आने के इंतजार में घुटनों पर ठुड्डी टिकाए सतरंगी की आंखें नींद से बोझिल होने लगी थीं कि तभी उसको खिड़की के पास एक साया सा नजर आया। बेसुध पड़े पति को देखकर पहले से गुस्से से भरी सतरंगी की देह में झुरझुरी हो गई। खिड़की के पास वो साया रात भर उसी कमरे में दम साधे खड़ा था और वो अभी भी वहीं था। पिछले 200 सालों से वो उसी हवेली में रहता आया था। आमतौर पे वो साया सूरज निकलने के बाद हवेली से बाहर नहीं निकलता था और उसी के डर से गांव वाले कभी हवेली का रुख नहीं करते थे। साया अभी भी दीवार से चिपका खड़ा था। थोड़ा सहमा सहमा सा था वो साया जिसे दुनिया भूत कहती है, इंसानों से बहुत डरता था। भूतों में भावनाएं कम होती हैं, इंसानों में बहुत ज्यादा। इंसानों में मोहब्बत होती है तो नफरत भी, और नफरतों से बहुत नुकसान हुआ करता है। साय ने देखा वो नई दुल्हन बस नहाकर निकली ही थी और तुलसी में जल डालकर दीपक जलाया और सीढ़ियों से चढ़ती अपने कमरे की तरफ आ रही थी। साया सतर्क हो गया, लेकिन उसकी निगाहें सतरंगी पर ही टिकी रहीं। सतरंगी के भीगे बालों से अजीब सी खुशबू आ रही थी। भीगे बालों से साड़ी का आंचल भी थोड़ा भीग गया था। वो साया सतरंगी के बहुत नजदीक आ गया था, बिल्कुल नजदीक। वो जानता था कि वो प्रेत है और
कोई इंसान उसे तभी देख सकता है जब वो खुद ऐसा चाहे। आईने के सामने खड़ी सतरंगी ने एक दफा खुद को निहारा तो शर्मा ही गई। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि कल की रात उसकी शादी की पहली रात थी, पति के साथ की पहली रात। लेकिन नशे में धुत पति कई बार उल्टियां करने के बाद पलंग पर उलटकर कब खर्राटे भरने लगा था उसे खुद भी याद नहीं। सतरंगी का मन खट्टा हो गया। कहीं न कहीं उसके सपनों का कोना झड़ सा गया था। वो इतनी पढ़ी लिखी, नफासत पसंद और पति। सतरंगी के लिए वो शख्स एक लिजलिजे शराबी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी गहरी आंखों में समंदर उतर आया। डबडबाई आंखों में अब वो काजल लगाने वाली थी कि साया उसके और भी नजदीक आ गया। इतना नजदीक कि उसकी आंखें बहुत गौर से देख सके। साये ने सतरंगी की आंखों की तरफ देखा। पलकें उठी हुई काजल लगाते वक्त अपनी काली काली पुतलियों को एक तरफ करती तो आंखों का आकार मछली जैसा हो जाता। फिर वो उनमें काजल लगाती। साया उन आंखों के और नजदीक आ गया और तब सतरंगी को अपने चेहरे पर गरम गरम सांसें महसूस हुई। सतरंगी को सांसों की ये बू कुछ पहचानी सी लग रही थी। उसने झिड़का, कौन हो तुम? साये से रहा नहीं गया। वो अपने मुंह को सतरंगी के कानों के पास ले जाकर फुसफुसाया, मैं रॉबर्ट क्लाइव। सतरंगी ने जवाब में अदा से पूछा था, क्लाइव? कौन क्लाइव? क्लाइव ने जवाब दिया, भूत, इस हवेली का भूत। सतरंगी इस दफा डरी नहीं। उसे एक अलग किस्म का रोमांच हो रहा था। सतरंगी उस भूत रॉबर्ट क्लाइव से बिल्कुल नहीं डरी थी। और क्लाइव, वो तो कभी सतरंगी का पीछा ही नहीं छोड़ता। सतरंगी को लगता कि रॉबर्ट हमेशा उसके इर्द गिर्द ही बना रहता है। उसे इस भीड़ भरे घर के अकेलेपन में एक साये का पीछे लगा रहना पहले तो नागवार लगा, लेकिन यह भी सच है कि रॉबर्ट की गैर मौजूदगी में उसको सूना सूना भी महसूस होने लगता था। सतरंगी बहुत चौंकी थी। जब वो नहाकर गुसलखाने से निकली तो उसके गीले पैरों के निशानों पर कोई फूल रख गया था। पहले निशान पर कनेर, दूसरे पर चमेली, तीसरे पर गुड़हल। सतरंगी ने पलटकर देखा तो समझ गई कि ये कारस्तानी मिस्टर भूत की ही है। वो मुस्कुरा उठी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सतरंगी अब घर में नई बहू नहीं रही। अपने घर की तो वो लाडली बिटिया थी, लेकिन यहाँ ससुराल वाले हमेशा सर पे चढ़े रहते। ननद विभा को देखकर तो लगता था कि वो अपने पति का घर छोड़कर उसके माथे पर नाचने ही आई थी। सतरंगी विभा के तंज और तानों के बीच कभी साग बनाती, कभी चावल बीनती, कभी गेहूं धोकर सुखाती और इन सब के बाद वक्त निकल आता तो गोबर के उपले बनाती। सतरंगी के मन का हर कोना चीत्कार कर उठता था। चंद्रमोहन अल सुबह जो खेत की तरफ निकलता तो बस खाने के वक्त दोपहर में घर आता। सतरंगी भर मुंह बात भी नहीं कर पाती कि अपनी मोटरसाइकिल के साथ शाम को पास वाले बाजार में। लेकिन दोपहर को सबको खिला पिलाकर कमरे में लौटती तो दिमाग तरोताजा हो उठता। उसके बिस्तर पर कभी मोगरे के गुच्छे रखे होते, कभी पैताने पर हर सिंगार का तकिया बना होता। लेकिन कमरे के बाहर की दुनिया में ससुराल वालों के सामने उसकी हैसियत नौकरानी से भी बदतर थी। कभी बाबूजी के लिए चाय ले जाओ, कभी चंद्रमोहन के लिए उसका पसंदीदा मटन बिरयानी बनाओ, कभी विभा के सर में तेल लगाओ। लेकिन रॉबर्ट हमेशा उससे महारानी की तरह ही बर्ताव करता। थकी मांदी सतरंगी बिस्तर पर लेटती तो रॉबर्ट उसकी अलमारी से तेल निकालकर उसके पैरों की मालिश कर देता। नारियल के तेल से केवड़े की खुशबू आती और नहाने की बाल्टी से गुलाब जल की। वो रात को छत पर जाकर बैठ रहती और रॉबर्ट काले साए के रूप में उकड़ू बैठकर 2 सदी पुराने किस्से सुनाया करता था। ऐसे ही एक दिन जब आटा गूंथते वक्त बालों की लट सतरंगी के चेहरे पर लटक आई थी, रॉबर्ट ने अपनी हल्की फूंक से उसे उड़ाना चाहा और इस खेल में उसे इतना मजा आया कि वो बार बार सतरंगी के चेहरे पर फूंकने लगा था। सतरंगी हंस पड़ी थी। तुम इतने क्यूट क्यों हो मिस्टर भूत? लेकिन उसको पता नहीं था उसके हंसने की आवाजें बाहर जा रही थीं और उसकी ननद विभा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे हवा से बातें करते देख रही थी।
अगला दिन सतरंगी के लिए बहुत मुश्किल गुजरा था। विभा ने सारा घर सर पे उठा लिया था। भाभी पागल हैं, अकेले में बातें करती हैं, चांदनी रातों में छत पे हवा को कविताएं सुनाती हैं। जमींदार की बहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बात पूरे मधुपुर में फैल गई थी। बाबूजी को इसकी खबर तक नहीं थी और उनकी बहुरानी को कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में अकेली सतरंगी बजाय उदास और दुखी होने के राहत महसूस कर रही थी। वो अपने शराबी पति से, अपने उस आंगन से छुटकारा चाहती थी। यहां भी हर वक्त रॉबर्ट उसके आसपास मंडराता रहता था, कभी इस कोने से तो कभी उस कोने से सतरंगी कह के पुकारता। सतरंगी को उस भूत रॉबर्ट क्लाइव की आवाज से प्यार हो गया था। रॉबर्ट के पास किस्से कहानियों का भंडार था। मधुपुर के इलाके से जुड़े सच्चे किस्से, घटनाएं, उस इलाके में मलेरिया और काला आजार से होने वाली मौतों के किस्से, उस इलाके का नाम काला पानी होने के किस्से, मछलियों के, धान के खेतों के किस्से। ऐसे ही किसी पल में जब रॉबर्ट की कहानी खत्म हो गई थी, आसमान में चांद अपने जोबन पर था। सफेद सफेद इमारतें चांदनी की सफेदी में एक रूप हो गई थीं। काली काली मिट्टी की सड़क ऐसी लग रही थी जैसे चांदनी ने अपनी रुपहली लटों में काले काले रेशमी फीते बांध रखे हों। चारों ओर छाए हुए तिलस्मी सन्नाटे को तीर की नोक की तरह चीरता एक किश्ती नुमा सफेद बादल आसमान के समंदर पर बहा जा रहा था। रॉबर्ट का साया बिल्कुल पास आ गया। मैं अगर इंसान होता तो तुम्हारे पैर कभी जमीन पे पड़ने नहीं देता, तुम्हारे पैरों के नीचे हथेलियां रख देता। सतरंगी मुस्कुरा उठी। रॉबर्ट की आवाज में एक गहराई थी, एक बेस था। सतरंगी ने रॉबर्ट को अभी तक देखा नहीं था, बस सुना ही था और उसे रॉबर्ट की आवाज से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए रॉबर्ट के होने का मतलब था उसकी आवाज का होना। सतरंगी का रॉबर्ट के बिना अब एक पल भी जी नहीं लगता था। रॉबर्ट भी हमेशा तैयार ही रहता। सतरंगी बर्तन धो रही होती तो वो तब तक कुएं से पानी खींच देता, धुले गेहूं के भीगे टोकरे छत तक पहुंचा देता, गोबर इकट्ठा करके सतरंगी के पास रखाता। बस वो गाय भैंसों के बाड़े तक नहीं जाता था, क्योंकि वहां उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही गायें रंभाने लगती, बछड़े खूंटे तोड़ाने लगते और कुत्ते भौंकने लगते थे। कमरे की खिड़की से ही दिखाई थी रॉबर्ट ने वो जगह जहां एक कब्र बनी थी और सुनाया था अपनी ही मौत का किस्सा कि पिछले जन्म में रॉबर्ट को प्यार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी। रॉबर्ट की ये बात न तो गांव के लोगों को पसंद आई थी और न ही कंपनी को। इसी जगह जान दे दी थी रॉबर्ट ने, अपनी ही बंदूक की गोली से। प्यार की कीमत इस बार भी जान से ही चुकानी होगी रॉबर्ट। सतरंगी की आंखों में आंसू झिलमिला गए थे। सतरंगी हफ्ते भर तक उसी कमरे में बंद रही थी। बाबूजी को पता तक नहीं चला कि उनकी वही बहुरानी रोटी पानी तक से महरूम है, जिसके पिता से उन्होंने दहेज में मोटी रकम वसूलते वक्त खीसे निपोड़ते हुए वायदा किया था कि आज से सतरंगी बिटिया उनके लिए विभा जैसी हो गई है, अपनी ही बेटी की तरह घर में रखेंगे। बाबूजी तो खैर बाबूजी ठहरे, जिनके लिए गांव की राजनीति घर के लोगों से अधिक अहम थी। लेकिन चंद्रमोहन, उसने तो सिंदूर भरा था सतरंगी की मांग में, उसे तो कुछ भी खबर नहीं थी। दीन दुनिया से बेखबर वो बौराया हुआ कहीं भी पड़ा रहता। छाता लेकर खेत में रोपाई कराने के बाद शाम को किधर जाता किसी को नहीं मालूम। हालांकि कहाँ जाता था ये पूरे मधुपुर को पता था, सिर्फ घर वाले आंखें मूंदे रहते थे। सतरंगी अपने कमरे में बैठी थी, घुटनों में सर घुसाकर। 7 दिनों में हुए जुल्मों सितम से सतरंगी टूट गई थी। उसे कमरे में बंद करने के दूसरे ही दिन कमरे में विभा कुछ पड़ोसन बूढ़ियों और एक ओझा के साथ पहुंची थी। ओझा जिसके सर पे एक अजीबोगरीब तुर्की टोपी थी और टोपी की कलंगी 7 रंगों के धागों से बनी थी। ओझा ने सतरंगी को देखते ही कहा था, इस छोकरी पर जिन्नात का साया है और वो जिन इस लड़की के लंबे बालों से मोहब्बत करता है।
आनन फानन में सतरंगी को पकड़ उसके बाल काट दिए गए, उसको जंजीरों से जकड़ दिया गया और उसके कमरे के बाहर एक ताला लगा दिया गया जो ओझा के मुताबिक एक पवित्र ताला था और उसे कोई भूत प्रेत पार नहीं कर सकता था। और तब से ही रॉबर्ट का पता नहीं था। सतरंगी सिसक पड़ी थी। रॉबर्ट, कहाँ हो तुम? देख नहीं रहे हो मेरी क्या हालत कर दी इन लोगों ने? लेकिन शाम हुई तो कमरा फिर से रजनीगंधा की खुशबू से महक उठा था। सतरंगी ने घुटनों से सर उठाकर देखा तो उसके चारों तरफ हरसिंगार, चमेली, रजनीगंधा और मोगरे के फूलों के ढेर थे। रॉबर्ट की आवाज आई थी, तुम्हारे लिए इकट्ठा करने गया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे रोक लेगा यह पाखंडी ओझा? मोहब्बत को कोई रोक नहीं सकता। सतरंगी मुस्कुरा उठी थी रॉबर्ट के इस डायलॉग पर। आंसुओं से भरी आंखों में मुस्कुराहट की रेखा खिंच गई थी और उसी हालत में सतरंगी ने अपनी पीठ पर पड़े नीले निशान दिखाए थे। कमरे की हवा में आंसुओं की गंध फैल गई थी और हवा नम हो गई थी, जैसे बरसात की हवा होती है ना, सीली सीली, वैसी ही। तुम रो रहे हो रॉबर्ट? सतरंगी ने कहा था। आवाज नहीं आई थी कुछ। बस सतरंगी को लगा था कि उसकी खुली पीठ पर किसी ने फूलों की पंखुड़ी से सहला दिया हो। दर्द जाता रहा। हवा ने सतरंगी को गुदगुदी कर दी थी। वो हंसने लगी तो उसकी आवाज गूंजती हुई हेस्टिंग्स हाउस के हर कमरे में गूंज गई। खनखनाहट भरी हंसी सुनते ही विभा के सीने पर सांप लौट गया था। सारा मधुपुर सतरंगी के नाम पे हंस रहा था। अंधेरे कमरे में बंद बदसूरत बना दी गई सतरंगी आईने के सामने जाने की हिम्मत तक जुटा नहीं पा रही थी। न जाने तुर्की टोपी पहने ओझा ने आग जलाकर क्या जादू टोने किए थे, तब से उसकी आंखों में घोर जलन हो रही थी। गांव ही नहीं, पूरे इलाके में बदनामी हो रही थी। सतरंगी ने सुना था उसकी ननद विभा उसे आज की रात खाने में जहर दे देने वाली थी। सतरंगी, उसके कानों में रॉबर्ट की आवाज गूंजी थी। सतरंगी ने कान बंद कर लिए। आज वो उस आवाज को सुनना नहीं चाहती थी जिसकी वजह से उसको ये दिन देखना पड़ा था। वो अपने उस एहसास को भूल जाना चाहती थी जिसने उसको जीने की ताकत दी थी। वो उस आवाज को नहीं सुनना चाहती थी जिसकी गहराई से उसको मोहब्बत थी। रॉबर्ट ने फिर पुकारा था, सतरंगी। मर गई सतरंगी। इंसानों के साथ क्या मेल है तुम्हारा? तुम भूत हो, भूत। न दिखते हो न दिखोगे कभी, सिर्फ आवाज हो तुम। सतरंगी की आंखों में आंसू भर आए थे। कल से मैं भी तुम्हारी तरह भूत बन जाऊंगी। आज की रात मेरी आखिरी रात होगी रॉबर्ट। रॉबर्ट की तरफ से कोई आवाज नहीं आई थी। कमरे का दरवाजा खुल गया था और तुर्की टोपी और अचकन के साथ अलीगढ़ी पैजामा पहने ओझा विभा के साथ अंदर आया था, एक कटोरी लेकर। विभा ने रूखे अंदाज में कहा था, ले खा ले। सतरंगी ने बिना कुछ कहे ओझा के हाथ से कटोरा लेकर खीर खा ली थी। रॉबर्ट ना ना कहता रह गया। सतरंगी वहीं चादर तान कर लेट गई थी। घर के लोग उसके मरने के बाद की तैयारियों में जुट गए थे। सतरंगी ने जहर वाली खीर खा तो ली थी लेकिन जाग रही थी। न नशा हुआ न कोई दर्द। बस रॉबर्ट ने कहा था, एक बार आईने के सामने तो आओ। सतरंगी आईने के सामने गई तो उसने लालटेन की मध्यम रोशनी में देखा। आईने में उसके ठीक पीछे खड़ा था एक सजीला नौजवान। अंग्रेज फौजी जनरल जैसी पोशाक, सुनहरे लहरदार बाल जिसकी कुछ लटें माथे पर लटकी थी, नीली आंखें। वो मुस्कुरा उठी। मिले भी तो कब मिले? आखिरी वक्त पर। रॉबर्ट को अब वो छू सकती थी, देख सकती थी। रॉबर्ट उसका हाथ पकड़कर खिड़की के पास ले आया था। यह आखिरी वक्त नहीं है, यह तो शुरुआत है। खिड़की के रास्ते दोनों हवा में उड़ने लगे थे। जहां नीचे धरती पर घना अंधेरा था लेकिन ऊपर बादलों में बहुत सफेद चांदनी फैली थी। एक और हवेली में उतरे थे दोनों। रॉबर्ट ने सतरंगी का हाथ पकड़ के कहा था, यहां कोई इंसान नहीं आता, न उसकी नफरत आएगी। यहां बस प्यार का बसेरा है। सतरंगी ने देखा उस हवेली का भी नाम था सतरंगी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।